वेस्टर्न स्पेशली यूएस कॉर्पोरेट सेक्टर वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो रीजनल जो फ्री इकोनॉमीज है या जो रीजनल मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लॉयट करने की पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि रीजनल जो इकोनॉमीज हैं वो चाइना के उस पैटर्न को या चाइना का जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हुए अपनी इकोनॉमीज और मार्केट को सिलेक्टिवली ओपन एंड क्लोज करेंगे। तो उससे यूएस के जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो इजीली इन इकोनॉमीज या इन मार्केट्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से यूएस का ओवरऑल जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हर्ट होगा। यहाँ पे जो चीज़ हमने समझनी है वो ये है कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन ओरिएंटेशन में जो उसका कॉरपोरेट सेक्टर है वो कैसे एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करता है। यूएस के बारे में कहा जाता है कि यूएस की जो गवर्नमेंट है उसका जो पैटर्न है उसको हम कहते हैं रिवॉल्विंग डोर पैटर्न। यानी होता है इसमें यह है कि यूएस में जो बिजनेसमैन है या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो फंडिंग करता है पॉलिटिकल पार्टीज को विद देयर इलेक्शन कैंपेन्स, और उन पॉलिटिकल पार्टीज से एक्सपेक्ट और उनके साथ ये डील करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के जो एलिमेंट्स हैं कि उनको फंडिंग वो करेंगे इलेक्शन को जीतने के बाद, जो भी पार्टी इलेक्शन विन करती है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो इंटरेस्ट है उनको फर्दर करेंगे। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी विन करती है तो जिस कॉर्पोरेट सेक्टर के जो एंटिटीज़ ने जो फंडिंग किया है इस पार्टी को, तो वो उनसे प्रॉमिस लेते हैं कि वो आफ्टर विनिंग इलेक्शंस वो ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन करेंगे डिफरेंट नेशंस के साथ, उसके बाद फ्री मार्केट को जो है ना प्रमोट करेंगे, ठीक है, दुनिया को बॉर्डरलेस बनाएंगे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को प्रोलिफरेट करेंगे अक्रॉस द ग्लोब। तो ये सर्टन एक इसको हम कहते हैं पैटर्न क्लाइंट रिलेशन, इसको कंसिडर आप कर लें, या एक ऐसे इसको क्विड प्रो क्वो एक कंसिडर कर लें तो गलत नहीं होगा। तो चूंकि चाइना की जो एक्टिविटीज़ अब तक हमने देखी वो ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, मार्केट ओपननेस है, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, ऐसे जितने भी कंसेप्शंस हैं वो एक पास का हिस्सा बन रहे हैं या ऑब्सलीट होते जा रहे हैं चाइना की एक्टिविटीज़ की वजह से। तो जिसकी वजह से जो सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर है यूएस एंड वेस्टर्न नेशन में उनका प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं ऑन देयर गवर्नमेंट्स टू शो अ क्रेडिबल एंड डिसाइसिव रिस्पॉन्स विद रिगार्ड टू चाइनास एक्टिविटीज़। उनके प्रेशर की वजह से यूएस ने सर्टन स्ट्रेटजीज को जो है ना वो एक्सरसाइज और डिप्लॉय किया है टू करेक्ट चाइनास बिहेवियर। अगर सर्टन यूएस गवर्नमेंट की जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की जो स्ट्रेटजीज है उनको अगर कंसिडर कर लें तो निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन से ऑनवर्ड्स हम शुरू करेंगे, क्योंकि यही वो टाइम था जब यूएस ने रिप्रोचमेंट किया चाइना के साथ थ्रू इट्स ओपन डोर डिप्लोमेसी, जिसमें पाकिस्तान ने एज अ ब्रिज रोल प्ले किया टू ब्रिंग यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना क्लोजर टुगेदर। आगे अगर आ जाते हैं क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जिस फॉर्मूले के ऊपर उसने काम किया विद रिगार्ड टू चाइना उसको हम कहते हैं लिबरल एंगेजमेंट। की क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की कि चाइना को किसी भी तरीके से चाइना के साथ इंगेजमेंट रखा जाए ताकि उसके जो एक कम्युनिस्ट बिहेवियर है या एक नॉन लिबरल एंड नॉन डेमोक्रेटिक बिहेवियर है उसको चेंज कराया जाए और चाइना को जो है वो लिबरल ऑर्डर का एक सब्सटेंशियल एक मेंबर बनाया जा सके। आगे चले जाते हैं तो बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यही क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज़ थी चाइना के रिस्पेक्ट में उसी को कंटिन्यू किया और उस पॉलिसी को हम कहते हैं डीप इंगेजमेंट। ये बुश एडमिनिस्ट्रेशन ही थी जिसने चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड कराया इन 2001। आगे अगर चले जाएं यानी उस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ अगर आ जाते हैं जहां से यूएस का जो बिहेवियर था वो इंटायरली चेंज हुआ तो वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने 2011 में एक स्ट्रेटजी को अनाउंस किया था विद रिस्पेक्ट टू चाइना जिसको हम आज पढ़ते हैं द पिवट टू एशिया स्ट्रेटजी। ये वही स्ट्रेटजी थी जब यूएस ने अपने अटेंशन एंड पोटेंशियल्स को चेंज किया मिडिल ईस्ट से टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक, जिसको हम कहते हैं यूएस हैज शिफ्टेड इट्स जियोग्राफिकल फोकस फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू एशिया पैसिफिक या ईस्ट एशिया। ठीक, और इसी स्ट्रेटजी के बाद यूएस ने चाइना को कंसिडर किया कि चाइना इज जियोपॉलिटिकल कंटेंडर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे यानी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का जो दौर था ये वही पॉइंट है जहाँ जिसके बाद यूएस का जो बिहेवियर एंड एटीट्यूड था टुवर्ड्स चाइना वो चेंज हुआ। इसी तरह इसी स्ट्रेटजी और इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफरेंट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए इस रीजन में इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड चाइना एंड टू कर्व चाइनास राइट्स, जिनमें एक एग्रीमेंट हमें पता है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स था, उसके बाद जापान था, साउथ कोरिया एंड सो फोर्थ। इस तरह के एग्रीमेंट्स के थ्रू यूएस ने कोशिश की अंडर
ओबामा कि चाइना को एक्सक्लूड एंड आइसोलेट किया जाए। अगर आगे आ जाते हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो आप लोगों को पता है चाइना एंड यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो इनिशिएट होती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। जिस स्ट्रेटजी के थ्रू उसने ये किया उसको हम कहते हैं ओपन कन्फ्रंटेशन। ट्रेड वॉर का आपको पता है कि ट्रंप ही वो प्रेसिडेंट था जिसने ट्रेड वॉर इनिशिएट किया विद चाइना। एक मर्केंटलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी उसने फॉलो की, ठीक है। और अपने इसी एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस ने इंडिया को एज अ काउंटर वेट टू चाइना इंट्रोड्यूस करवाया, अपार्ट फ्रॉम री इन्विगरेटिंग क्वाड एज अ सिक्योरिटी अलायंस अगेंस्ट चाइना। इसी तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात कर लें तो बाइडेन ने चाइना को स्ट्रेटेजिक थ्रेट डिक्लेयर किया आते साथ ही साथ उसने एक फॉरेन पॉलिसी का जो बिहेवियर और पोस्चर शो किया विद रिगार्ड टू चाइना, उसको हम कहते हैं असर्टिव कन्फ्रंटेशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ चाइनास हार्ड इमेज। इसके अलावा सर्टेन ऐसे फ्लैश पॉइंट्स और एरियाज हैं जिनको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कंसीडर किया है टू कन्फ्रंट एंड कंटेन चाइना, लाइक ताइवान है उनमें। इसी तरह चूंकि हमें पता है कि दुनिया में अथॉरिटेरियन रिजीम्स राइज कर रही हैं, तो इस बात की वजह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डेमोक्रेटिक समिट को कॉल किया ताकि दुनिया भर में डेमोक्रेसीज को फोस्टर एंड प्रमोट किया जाए। इसी तरह स्ट्रेटेजिक आर सिक्योरिटी पैक्ट साइन किए, जैसे ऑकस है, I2U2 है जिसको हम कहते हैं मिडिल ईस्टर्न क्वाड। इसी तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को ग्रेटर रोल असाइन किया है और जिसकी वजह से जो रीजनल सिक्योरिटी बैलेंस है साउथ एशिया का वो डिस्टर्ब हो रहा है। अगर पाकिस्तान के लिए इंप्लीकेशंस की बात कर लें तो इस ग्रेट पावर राइवलरी की वजह से पाकिस्तान एक कैश 22 सिचुएशन का सामना कर रहा है, क्योंकि कोल्ड वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना हैज क्रिएटेड मैट्रिक्स ऑफ ईदर विथ अस और अगेंस्ट अस सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। कि पाकिस्तान इस केस में सैंडविच हो रहा है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। पाकिस्तान ना तो इंटायरली चाइना की तरफ या चाइना के ब्लॉक में खुद को ऐड कर सकता है, ना कि यूएस की तरफ, क्योंकि दोनों केसेस में पाकिस्तान एक लॉस सिचुएशन में या पाकिस्तान को एक जीरो सम आउटपुट का सामना हो सकता है पाकिस्तान को। तो एक इम्प्लीकेशन तो ये है कि पाकिस्तान एक कम्प्लेक्स मैट्रिक्स में पाकिस्तान फंस रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक फॉरेन पॉलिसी चैलेंज का सामना है। आगे चले जाते हैं, क्योंकि हमें ऊपर देखा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को एज अ काउंटर वेट इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग यूएस ओपनली कर रहा है, ठीक, ताकि यूएस जो है ना वो चाइना को कन्फ्रंट करे। तो ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से इंडिया के साथ यूएस सर्टेन एग्रीमेंट साइन करा, जैसे हमने पढ़ा था एक लेक्चर में, बेका है, कोमकासा है एंड सो ऑन। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स की वजह से इंडिया का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, और ऐसे ही एग्रीमेंट्स है जिन्होंने इंडिया के हेजेमोनिक डिज़ाइंस को फर्दर एक्सेलरेट किया है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक इशू है। सिमिलरली सीपेक की अगर बात कर लें इन द लाइट ऑफ मेजर पावर राइवलरी, तो आप लोगों को पता है कि यूएस एंड इंडिया सीपेक को काफ़ी टाइम से रेजिस्ट कर रहे हैं। अब इस कोल्ड वॉर सिचुएशन की वजह से यूएस एंड इंडिया इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से इस प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कराएं, ठीक, चाहे उसके लिए चाइना की अटेंशंस को डाइवर्ट कराना पड़े या पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टैंगुलेट कराना पड़े, तो वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में करंट जो इकोनॉमिक एक वोलेटिलिटी है उससे ये हमें समझ आता है कि इसमें एक्सटर्नल पावर्स का बड़ा रोल है, ठीक, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्लोजनेस है विद चाइना वो एक फेयर कॉजिंग और एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही है न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन में। तो एक इशू पाकिस्तान के लिए एक इम्प्लीकेशन ये है। आगे अगर चले जाते हैं तो फेटफ की ग्रेलिस में पाकिस्तान स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, और जो वेस्टर्न नेशंस हैं या ईयू है उसकी तरफ से पाकिस्तान को जो GSP+ स्टेटस है वो भी अनसर्टेनिटी का शिकार हो सकता है अगर पाकिस्तान चाइना को ऑप्ट करे एट द एक्सपेंस ऑफ यूएस। क्योंकि इस कोल्ड वॉर की सिचुएशन में अब हमने पहले पढ़ा कि पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पे पाकिस्तान ना यूएस की तरफ जा सकता है ना चाइना की तरफ। तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, एक इम्पार्शियल बिहेवियर को इस टाइम प्रैक्टिस करना या एक्सरसाइज करना पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है। आगे चले जाते हैं, अफगानिस्तान की बात करें तो आप लोगों को पता है कि कोल्ड वॉर की जो न्यू कोल्ड वॉर है उसकी वजह से यूएस अपनी अटेंशन एंड अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट कर रहा है टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक टू कन्फ्रंट चाइना बाय ऑल मीन्स, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की जो एक अनसर्टेनिटी है और वहाँ पे जो डिटीरियोरेटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी है उसको यूएस कंसीडर नहीं कर रहा। अब जब कंसीडर नहीं करेगा और अफगानिस्तान में पीस डिस्टर्ब रहेगा, सिक्योरिटी नहीं वहाँ पे होगी, तो उस केस में पाकिस्तान ज़्यादा कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान फेस करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इमीडिएट नेबर जो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से जो पाकिस्तान में जो वहाँ से रिफ्यूजीज आएंगे उनकी वजह से पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक एक सोशल कन्फिगरेशन है वो भी डिस्टर्ब होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी डिस्टर्ब होगी।
एंड सो ऑन। आगे चले जाते हैं, मिडिल ईस्ट की अगर बात कर लें तो मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल जो सेंड्स हैं वो शिफ्ट हो रही हैं। एक दो ब्लॉक्स वहाँ पर बनते नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक तरफ इसराइल है, यूएस है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, तो दूसरी तरफ ईरान है, रशिया है, चाइना है, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट पाकिस्तान भी है। अब हमें पता है कि पाकिस्तान जिस तरह चाइना एंड रशिया यूएस के रिलेशन में पाकिस्तान एक अनसर्टेन सिचुएशन का शिकार है, वैसे ही पाकिस्तान हमेशा से एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान रहा है जब हम सऊदी अरेबिया एंड ईरान के रिलेशंस की बात कर लें, क्योंकि पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल प्ले करता रहा है सऊदी अरेबिया एंड ईरान में। लेकिन यूएस अपने इस कोल्ड वॉर के चक्कर में मिडिल ईस्ट में भी पोलराइज कर रहा है नेशंस को, जिसमें एक तरफ हमने बात की ईरान है तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया। अब पाकिस्तान अगर सऊदी अरेबिया की साइड लेता है या सऊदी अरेबियन जो उसकी जो लाइन्स है उनको फॉलो करता है, तो उस केस में पाकिस्तान यानी कि यूएस के ब्लॉक में चला गया। पाकिस्तान अगर यूएस में के ब्लॉक में चला जाता है तो उस केस में पाकिस्तान से जो चाइना है वो नाराज़ होगा। एंड इसी तरह पाकिस्तान अगर मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ अगर पाकिस्तान रिलेशंस को सॉलिडिफाई करता है तो उसकी वजह से पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया नाराज़ होगा। इसी तरह सऊदीया नाराज़ होगा तो उस केस में पाकिस्तान से के जो रिलेशंस हैं यूएस के साथ वो ख़राब होंगे, क्योंकि रोड टू वॉशिंगटन लीड्स फ्रॉम रियाद। तो ये कुछ सर्टेन इम्प्लीकेशंस है जो पाकिस्तान कन्फ्रंट कर रहा है इन द वेक ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी। तो पाकिस्तान के पास कौन से ऐसे पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं या क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इस सारे सिचुएशन में से अपने आप को निकाले और अपने एरियाज़ को और अपने इंटरेस्ट को परसीव करते हुए आगे बढ़ें। सबसे पहला जो रोल पाकिस्तान के पास जो पॉलिसी अवेलेबल है वो टू एक्ट एज अ ब्रिज स्टेट। जैसे कि 1970s में पाकिस्तान ने ब्रिज का रोल प्ले किया था बिटवीन चाइना एंड यूएस, इसी तरह पाकिस्तान कोशिश करे कि किसी भी तरीके से इन दो मेजर इकोनॉमीज़ को क्लोज करने की कोशिश करे थ्रू इट्स डिप्लोमेसी। सिमिलरली पाकिस्तान को चाहिए कि वो कैंप एंड ब्लॉक पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करे और इट शुड रिजेक्ट बिकमिंग स्पोक्स पर्सन ऑफ एनी ऑफ द ग्रेट पावर्स। आगे अगर देख लें तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो सीपेक की जो प्रोग्रेस है उसको एक्सपीडाइट करें और इस प्रोजेक्ट में जितने भी इनिशिएटिव्स या इस इनिशिएटिव में जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने की कोशिश करें। इसी तरह पाकिस्तान यूएस के साथ उन एरियाज़ में कोऑपरेट करे एंड अपनी क्रिटिकल असिस्टेंस को एक्सटेंड करे जो कि मल्टीलैटरल इश्यूज़ पर फोकस या बेस करते हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज है, डेमोक्रेसी है, अफगानिस्तान है, मिडल ईस्ट में जो हमारे पास एक क्राइसिस सिचुएशन एवर एग्जिस्टिंग वहाँ पे कर रही है। तो ऐसे एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तान अपने क्रिटिकल जो पाकिस्तान की जो सर्विस हैं वो प्रोवाइड करें। In conclusion, US-China relations or rivalry is polarizing the globe to the detriment of emerging economies like Pakistan. In the wake of hard confrontation between these two powers, global politics and economy is subject to volatility and uncertainty. In this situation, Pakistan cannot afford to become part of any bloc at the expense of the other. इसी बात को इन व्यू रख के पाकिस्तान को चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबली एंड रैशनली बिहेव करे और अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऐसे शेप करे कि उससे किसी और नेशन और किसी मेजर पावर का जो इंटरेस्ट है वो हर्ट ना हो। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.